जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, क्योंकि अब हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को पढ़ने के लिए जितना सारा ज्ञान चाहिए था वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अब हमारे लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक बहुत बहुत आसान बनने वाली है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी वो सारा का सारा ज्ञान ले लिया होगा, तो आपके लिए भी वो आसान बन जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पे जंप मत करना, उससे पहले ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो अब आसान बनाते हैं अपनी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को। इसमें दो तरीके की टेक्निक्स अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और सेकंड है हमारा टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। एज द नेम सजेस्ट, क्लियरली नेम दिखा रहा है, ट्रेडिशनल मतलब पुराना मेथड है और नॉन डिस्काउंटिंग मतलब यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी सारे नाम बता दिए हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, KO, कुछ भी बोलो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी बोलो, बात एक ही है, सारे बात एक ही है। इन सब का मतलब ये होता है कि हम जो अमाउंट से खेलेंगे वो पीवी नहीं होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें हम डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे। तो जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है, नॉन डिस्काउंटिंग पुराना मेथड है, यानी कि यहाँ पर हम पीवी फैक्टर का कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम टोटल दो पढ़ेंगे। पहला है पेबैक पीरियड एंड द सेकंड वन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और दोनों में ही हम पीवी का यूज नहीं करेंगे। समझ गया? वेरी गुड। सेकंड है हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जो कि है टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्ट यानी कि जो आज के जमाने की है, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यहाँ पर जो कैश फ्लो करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? डिस्काउंटेड वाला। दैट मीन्स यहाँ पर हम डिस्काउंटेड फैक्टर का यूज करेंगे, यहाँ पर हम पीवी फैक्टर का यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, KO, जो भी सारे नाम है उन सबको, मतलब सब तो एक ही चीज है ना, उसको यूज करेंगे। ठीक है, और पीवी फैक्टर को यूज करके हम कितने यहाँ पर टेक्निक सीखेंगे? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसमें एक छोटू सा टॉपिक और पढ़ेंगे, एनपीवी इंडेक्स, जो कभी कभी आ सकता है। फिर पढ़ेंगे MIRR और लास्ट हम पढ़ेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो दोनों में फर्क समझ में आया? पहली टेक्निक्स में हम पीवी फैक्टर का यूज नहीं करेंगे सॉरी, और दूसरी वाली में पीवी फैक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे जिसमें हम पीवी फैक्टर का यूज नहीं करेंगे? दैट इज ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे। तो बढ़े आगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया। ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स, यानी कि यहाँ पर हम पीवी फैक्टर का यूज नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे से सीख जाते हो आप बहुत जल्दी जल्दी। चलो अब इसमें हम पहला देखेंगे। पहला है पे बैक पीरियड। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। पे बैक यानी कि वापस पैसा आना, वापस पैसा आने का पीरियड कितना है वो कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। यानी कि मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कितने टाइम में मेरे पास वापस आ जाएगा, कितने टाइम में वो बैक हो जाएगा, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी, उसे भी पढ़ते हैं। इन दिस मेथड वी सेड दैट हाउ मच टाइम आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। हमारी जो इनिशियल शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में रिकवर्ड हो जाएगी, वापस से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे अपन पेबैक पीरियड को। पहला है जब कैश फ्लोज यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको जो भी कैश फ्लोज दे रखे होंगे वो सेम टू सेम दे रखे होंगे। और सेकंड हम पढ़ेंगे व्हेन कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो कैश फ्लोज दे रखे होंगे वो अलग अलग दे रखे होंगे। ठीक है, तो अगर सेम होंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अलग अलग होंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक,
इसके लिए मैं एक एक एग्जाम्पल साथ के साथ करा देती हूँ ताकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके लिए आसान बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो पहले हम करते हैं व्हेन कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ जो कि है 20 lakhs का, ठीक है। और जो मुझे कैश फ्लोज आता है हर साल वो आते हैं 4 लाख। समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 20 लाख और कैश फ्लो कितना आ रहा है 4 लाख। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट किया है 20 लाख का, वो मुझे कितने साल में कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो आप बिना फॉर्मूला यूज बस आंखों ही आंखों में आप इसका आंसर मुझे बता दोगे। एक बार ट्राई तो करो, बता पा रहे हो कि नहीं। कि अगर मैम आप सिंपल आपको हर साल 4 मिलेंगे तो 5 सालों में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, आपको 20 लाख मिल जाएंगे। अब मैं बताऊं आपने आंसर इतना जल्दी कैसे बता दिया और आपने क्या किया। आपने सिंपल क्या किया बताओ, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 20 लाख को ऊपर रखा और जो हमें हर साल कैश फ्लो आ रहे हैं वो आपने नीचे रखा और आपने ऐसे कट्टा पिट्टी करके 5 इयर्स मुझे बता दिया। मैंने आपसे कहा मैंने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे हर साल 4 लाख मिलते हैं, बताओ बेटा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। आपने कहा 5 साल। और वो 5 साल आपने कैसे निकाला, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ऊपर रखा और कैश फ्लोज को नीचे रखा। बस यही तो है हमारा फॉर्मूला। ऊपर देखो, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 20 लाख था, एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्यों लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, अभी मेरे पास वो पैसा आ थोड़ी गया, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि हर साल मुझे 4 लाख रुपए मिलेंगे और मैं आज से सोच रही हूँ कि अगर आज मैंने 20 लाख रुपए डाल दिए तो 4 लाख करके मुझे 5 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग एक्सपेक्टेड। क्लियर, एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, ठीक है, CFAT। समझ गया, बहुत सिंपल। इसका एक छोटू सा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। सपोज अगेन एंड अगेन मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20 lakhs, ठीक, लेकिन यहाँ पर जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ना, वहां मुझे हर साल मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 lakhs पर ईयर। कितना मिलता है, 2 lakhs पर ईयर। अब मुझे आप फिर से बताओ कि मैंने कहीं पर 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और हर साल मुझे 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो मुझे आंसर बताओ कि मेरा 20 लाख कब आएगा। अब आपने फिर से आंखों ही आंखों में देखकर बता दिया होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल में आ जाएगा। कैसे किया आपने, 20/2 कट्टा पीटी करके 10 साल, ऐसे ही करा ना। तो आपने अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि यहाँ पर हर साल मुझे 2-2 लाख रुपए मिल रहे थे, यानी कि हर साल मुझे यूनिफॉर्म अमाउंट मिल रहा था, यूनिफॉर्म कैश फ्लोज मिल रहे थे, ठीक है। तो आपने फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज किया, 20 lakhs इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऊपर रखा और 2 lakhs कैश फ्लो नीचे रखा और आ गया 10 ईयर्स। समझ गया। अब मैंने आपको ये 2 बार क्यों कराया, ये आपको सेम चीज मैंने 2 बार एग्जांपल क्यों लिया, आपको एक बार में भी तो समझ में आ गया होगा, फिर मैंने आपको 2 बार क्यों कराया वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, पहले साल में मेरा 5 साल में पैसा आ रहा है और दूसरे साल में मेरा 10 साल में पैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपसे डिसीजन लेना चाहती हूँ कि मैं कौन से वाले प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट करूँ। मुझे आप बताओगे कौन से वाले प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट करूं। तो आप खुद बोलोगे कि मैम दोनों में ही 20 लाख जा रहा है, पहले वाले में 20 लाख आपका सिर्फ और सिर्फ 5 साल में लौट कर आ जाएगा और दूसरे साल में दूसरे वाले प्रोजेक्ट में 10 साल में लौट कर आएगा। तो आप खुद मुझे बताओ, आप यही बोल रहे हो ना कि मैम फर्स्ट वाले में करो, फर्स्ट वाले में, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिसमें हमारा, ध्यान से सुनना, जिस प्रोजेक्ट में हमारा पेबैक पीरियड कम सालों में आ जाता है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो जा तो दोनों में 20 लाख ही रहा है, ये वाला 20 लाख हमारा जल्दी से आ जाएगा, 5 सालों में ही आ जाएगा। इसका मतलब डिसीजन लेते टाइम हम क्या देखते हैं, डिसीजन लेते टाइम देखते हैं
लोअर द बेटर, यानी कि जितना पेबैक पीरियड कम होगा उस वाले प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझ गया? वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने कैश फ्लोज यूनिफॉर्म, जहां पर सेम तरीके के कैश फ्लोज हर साल आते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको दोनों एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा, साथ के साथ आप डिसीजन लेने में भी समक्ष हो गए होंगे। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे चलना चाहेंगे? बिल्कुल। तो अब आ गए हम सेकंड वाले में, दैट इज कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म। इसे ध्यान से देखना, जहां पर कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं होते। तो अगेन मैं एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं होते। पहला, यहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट है अगेन 20 लाख, ठीक। लेकिन जो कैश फ्लोज हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो आ रहे हैं फर्स्ट ईयर 8 लाख, सेकेंड ईयर 6 लाख, थर्ड ईयर 6 लाख, फोर्थ ईयर 2 लाख। इस तरीके के आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है हर साल अलग अलग तरीके के हैं। एक बार 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 2 लाख। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से पहले हमें निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्या निकालना पड़ता है? मेरे साथ साथ बोलो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव मतलब सबको जोड़ते चलना। तो ईयर 1 में देखो मुझे कितना मिल रहा है, 8 लाख। अगर मैं 2 सालों का पूछूं तो कितना मिल रहा है, 8 और 6 14 लाख। अगर 3 सालों में पूछूं तो 3 सालों में टोटल कितना मिल रहा है, 20 लाख। और लास्ट 4 सालों में मुझे टोटल कितना मिल रहा है, 22 लाख। अब मुझे ये बताओ कि मेरा 20 लाख जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, ध्यान दिख रहा है आपको? बिल्कुल। ये जो 20 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने सालों में मेरे पास वापस आ जाएगा? पे बैक कितने पीरियड में हो जाएगा? क्या पहले पीरियड में हुआ? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 8 लाख मिला। क्या सेकेंड ईयर में हुआ? नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ 14 लाख मिला। क्या थर्ड ईयर में हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड ईयर में हमारा पूरा का पूरा 20 लाख जो हमने इनिशियली लगाया था वो रिकवर हो गया है। यानी कि यहाँ से क्लियर एंड कट पता चल रहा है कि मेरा पेबैक पीरियड कितना है, 3 ईयर। मेरा पेबैक पीरियड कितना है, 3 ईयर। ठीक है ना? अब ये ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें लगाकर दिखाती हूँ। देखो, कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स कितने ईयर्स में आ गया, 3। तो कुछ अलग पेन यूज करूं क्या? पिंक कलर का यूज करते हो। 3, अरे 3 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, 20 लाख, माइनस क्यूमुलेटेड सीएफएडी यानी कि ये वाला 8, 14, 20। तीसरे साल में कितना था, 20 लाख। सीएफएडी ऑफ नेक्स्ट ईयर का कितना है सीएफएडी, 2 लाख मिल रहा है नेक्स्ट ईयर। तो देखो 20 में से 20 का 0, अगर ये 0 तो ये पूरा का पूरा 0, यानी कि ये आ गया 3 ईयर। ये आ गया 3 ईयर। आप सोच रहे होगे कि मैम हमने तो जब क्यूमुलेटिव निकाला हमें तभी पता चल गया कि थर्ड ईयर में हमें 20 लैक्स मिल गया है, तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना तो बेवजह, ये तो बर्बाद फॉर्मूला है। नहीं, बर्बाद नहीं, आबाद फॉर्मूला है। बस क्वेश्चन चेंज करने की देर है, बस क्वेश्चन चेंज करने की देर है, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना आबाद फॉर्मूला है। तो सेकंड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इस बार बस हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पिछली बार हमने 20 लैक्स लगाए थे, अब इतने टाइम से 20 लाख लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो भाई बढ़ाओ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। तो अब हमने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पर कर दिया 20,50,000। बोलो मेरे साथ साथ, कितना कर दिया, 20,50,000। लेकिन जो हमें कैश फ्लो यही वाले रख लेते हैं। ईयर 1 में मिल रहा है 8 लाख, ईयर 2 में मिल रहा है 6 लाख, ईयर 3 में मिल रहा है 6 लाख, ईयर 4 में मिल रहा है 2 लाख। ठीक है? अगेन हमारे कैश फ्लोज कैसे हैं, नॉट यूनिफॉर्म, यही वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक, और नॉट यूनिफॉर्म में मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव। तो पहले साल में कितने आते हैं, 8। सेकेंड ईयर में टोटल कितने आ गए, 14। थर्ड ईयर में टोटल कितने आ गए, 20। क्या हमारा इन्वेस्टमेंट
रिकवर हो गया? नहीं। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट है इस बार 20,50,000 और अभी हमें सिर्फ और सिर्फ मिले 20 लाख, यानी कि हम नेक्स्ट ईयर में बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर में कितना मिल जाएगा? 22 लाख। अरे पर हमारा इन्वेस्टमेंट तो 20,50,000 है, हम 22 लाख पे कैसे चलेंगे? यानी कि हमें थर्ड ईयर में रुकना है, इस वाली स्टेज पे रुकना है, ठीक है, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, तो हमें इस स्टेज पे रुकना है। कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3 ईयर्स। पिंक कलर से फिर से हम करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को। 3 ईयर कंप्लीटेड है, प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 20,50,000। क्यूमुलेटिव CFAT अप टू कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर जो यहाँ पर हमने लिखे हैं कंप्लीटेड ईयर, यहाँ तक क्यूमुलेटिव कितना हो गया पैसा? क्यूमुलेटिव हो गया कंप्लीटेड ईयर में, अगर देखो 3 ईयर में 20 लाख। डिवाइड कर देंगे CFAT ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का CFAT ये है, ये तो क्यूमुलेटिव वाला है, ये CFAT है। CFAT नेक्स्ट ईयर का कितना है? 3 के बाद नेक्स्ट है 4 और फोर्थ ईयर का है 2 लाख। अब देखो 20,50,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया था, अभी तक हमारा कितना आ गया? 20 लाख थर्ड ईयर तक, यानी कि अभी कितना बचा है हमारा? 50,000। नेक्स्ट ईयर का CFAT कितना है? 2 लाख। कंप्लीटेड ईयर्स कितने हो गए? 3 ईयर। थोड़ा सा नीचे चले जाएं, घिचपिच हो रहा है बहुत यहाँ पर। मैम आप अपने खूबसूरत नोट्स को इतना बर्बाद कैसे कर लेते हो? ये सब हम आपको समझाने के लिए करते हैं, बाकी आपको तो खूबसूरत वाले ही नोट्स मिलेंगे, टेंशन मत लेना, ये सब कुछ किचपिच नहीं होगा, ये सब आप अपने रफ रजिस्टर में करना, ठीक है। चलो आगे कर रहे हैं इसे। अब देखो 50,000 डिवाइड करो 2 लाख से, ये आ जाएगा 0.25। ये कितना आ गया? 0.25। आगे कितना लिखा है? 3, तो कितना आ गया? 3.25 ईयर, ठीक है। अगर आपको आंसर ईयर में ही लिखना है तो इंटू 1 कर दो, यहाँ पर मैंने कहीं लिख रखा होगा ईरा, इंटू 1 कर दो अगर आपको आंसर ईयर में ही चाहिए, यानी कि कितना आ जाएगा? 3.25 ईयर। लेकिन अगर आपको ईयर मंथ्स में चाहिए, किस में चाहिए? महीनों में चाहिए, मंथ्स में चाहिए, तो आप इसी को जो भी आंसर आया है इसको 12 से इंटू कर दो। 3.25 इंटू 12, ये आ जाएगा 39 मंथ। या फिर आप एक काम करना, सिर्फ 0.25 को इंटू 12 कर दो। एक सेकेंड, कितना था ये? 3 ईयर्स प्लस 0.25, 0.25 को इंटू कर दो, ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना है? 3 ईयर्स। तो आंसर आ गया 3 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स, 3 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स, ठीक है। तो अगर आप 12 से इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा मंथ्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ईयर में चाहिए तो डायरेक्ट 0.25 को ऐड कर दो, लेकिन अगर मंथ्स में चाहिए तो 0.25 को पहले 12 से इंटू कर दो, ठीक। तो ये आपका मंथ्स में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा? मुझे बता देना भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक। समझ में तो आ रहा है ना? इसमें हमने क्या किया, इसमें बस हमने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। इन्वेस्टमेंट पहले 20 लाख थी और फिर 20,50,000 कर दी, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि वो जो हमने नॉट यूनिफॉर्म का ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये बर्बाद नहीं है, ये आबाद फॉर्मूला है। और अब हमने इसी पूरे फॉर्मूले को यूज किया। 3 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें 3 ईयर्स में हमारा कितना आ चुका था पैसा? 20 लाख। लेकिन हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 20,50,000। और नेक्स्ट ईयर का CFAT कितना था? सॉरी 2 लाख। और अगर आप इसे लॉजिकली भी देखो ना, अगर देखो फॉर्मूला रटते नहीं हो, लॉजिकली भी देखो, तो 3 साल में हमारा कितना आ गया? 20 लाख। अभी बचा कितना? तो 20,50,000 हमारा इन्वेस्टमेंट था, 20 लाख हमने अब तक 3 साल तक कर ही लिया, तो हमारा बचा कितना? 50,000। बस मुझे 50,000 और चाहिए, बस 50,000 और चाहिए, और मैं तो भैया गंगा नालू। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ 20,50,000 वापस चाहिए थे। मेरे को वही देखना था कि मेरा जो 20,50,000 मैंने लगाया है वो कितने टाइम में वापस आ जाएगा। लेकिन ये तो लोग नेक्स्ट ईयर में 2 लाख दे रहे हैं, लेकिन मुझे कितना जानना है? सिर्फ और सिर्फ 50,000। तो दूसरे साल, ये जो चौथे साल में पूरे 12 महीनों में मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब हर 3-3 महीने एवरेज अगर देखो तो हर 3-3 महीने में कितना मिल रहा है? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। तभी तो हर 3-3 महीने 50,000 मिल रहा है, तभी तो पूरे साल में 2 लाख रुपए मिल रहा है।
समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये लॉजिकली है, मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, अकाउंट्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगी एफएम। समझ रहा है कि नहीं? फिर से देखो, 3 सालों में मुझे 20 लाख रुपए मिल चुकी है, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,50,000 कितने टाइम पीरियड में आ जाएगा। तो 3 साल में 20 लाख मिल ही चुके हैं, बस 50,000 और चाहिए। नेक्स्ट 4th ईयर में पूरे चौथा जो साल है उसमें 2 लाख रुपए मिल रहा है, यानी कि हर 3 महीने 50,000 50,000 50,000 50,000 मिल रहा होगा। तो इसका मतलब 3 साल तो मुझे मिल ही चुका है, बस 3 महीने और वेट करना है। तो इसका मतलब 3 साल 3 महीने में मेरा पूरा का पूरा 20,50,000 आ जाएगा। मुझे ये बताओ, ये जो मैंने अभी आपको जो 3-4 मिनट आपके लिए कि आपको ये लॉजिक समझा सकूं, ये कैसे फॉर्मूला आया, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, हाई लेवल लगा कि नहीं लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, इतना पे बैक पीरियड में मैं बहुत टाइम लगा रही हूँ ताकि आपको एकदम लॉजिकली समझ में आए। ठीक है, बस इसी वजह से देखो कितना घिचपिच कराया मैंने। बाकी पे बैक पीरियड में चाहती तो सीधे सीधे आपको कैश फ्लो यूनिफॉर्म, कहाँ गया ये कैश फ्लो यूनिफॉर्म, इसका फॉर्मूला रटा देती है और कैश फ्लो नॉट यूनिफॉर्म का फॉर्मूला रटा देती है। बट यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन कर रखा है, टोटल 4 मेथड से 4 एग्जाम्पल लेकर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको जीनियस लेवल का मैं आपको वहां तक हिट करा सकूं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर जरूर देना, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाते हैं, अब जो है ना, अब बहुत सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल। देखो, अब पे बैक रेसिप्रोकल एक छोटू सा टॉपिक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, और सेकंड हमारा एआरआर, दोनों के दोनों बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला है पे बैक रेसिप्रोकल। अब आप ये लोगों को बहुत दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स को, वो सोचते हैं पे बैक पीरियड तो हमें समझ में आता है कि मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास बैक कब होगा, कितने में रीपे हो जाएगा मेरे को। ठीक है, कितने में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता ये पेबैक रेसिप्रोकल क्यों निकालते हैं। बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आता पेबैक रेसिप्रोकल निकालते क्यों है। रट तो लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि देखो, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, पेबैक रेसिप्रोकल मतलब पेबैक का उल्टा। अब पेबैक में हम क्या करते थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लो, और यहाँ पर पेबैक रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्टा करना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम कैश फ्लो को ऊपर रख लेते हैं और इन्वेस्टमेंट को नीचे रख लेते हैं, बस ऐसे बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं कि क्या एक सेकंड सॉरी, पेबैक रेसिप्रोकल है यानी कि उल्टा करना है। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट को ऊपर रखते थे, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को नीचे रखते हैं, उल्टा कर दिया हमने फॉर्मूला का। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं समझता कि हम पेबैक रेसिप्रोकल निकालते क्यों है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, देखो प्यारी सी, क्विक एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट। पेबैक रेसिप्रोकल अपन क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि 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 हमको क्या मिल जाए, प्रोजेक्ट का एक एस्टिमेशन बेसिस पर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, कि मुझे परसेंटेज में बता दो मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है। आपने मुझे ये तो बता दिया कि मेरा इन्वेस्टमेंट 5 साल में रिकवर हो जाएगा, 10 साल में रिकवर हो जाएगा, पेबैक पीरियड तो बता दिया, बट मुझे एक रेट ऑफ रिटर्न और बता दो, एक रेट ऑफ रिटर्न बता दो। इसके लिए हम एग्जांपल वही लेते हैं पुराना वाला। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, 20 लाख, और कैश फ्लो कितना था हमारा, 4 लाख। आपने मुझे बता दिया था 4×5=20, 5 सालों में आपका पेबैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ भाई परसेंटेज कितना मिलेगा, तो आप इस फॉर्मूले को उल्टा कर लो। ठीक है, तो 4 लाख कैश फ्लो है, तो यहाँ पे 4 लाख लिख लो, और नीचे कितना है इन्वेस्टमेंट, 20 लाख। इसमें 100 कर दोगे, 100 करने से परसेंटेज में आंसर आ जाता है। तो देखो, 4×5=20, 5×2=10, 20%, यानी कि एक मुझे क्विक एस्टिमेशन मिल गया कि मुझे रेट ऑफ रिटर्न हर साल कितना मिलने वाला है, 20%। समझा? मुझे लगता है बहुत लोगों को पेबैक रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आज समझ में आया होगा, बहुत लोग ये सिर्फ रट्टा मारते होंगे। ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसको हमने एक छोटू सा स्टार लगा दिया क्योंकि एक छोटू सा टॉपिक था, खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब देखो, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में हमारा सेकंड एक और है, वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, बुक रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। नाम से ही समझ में आ रहा है ये अकाउंटिंग का है कॉन्सेप्ट।
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये किसका कॉन्सेप्ट है? अकाउंटिंग का। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक एक्सेप्शनल मेथड है। एक्सेप्शनल। मैम एक्सेप्शनल क्यों है? क्योंकि आप कैपिटल बजटिंग में जितनी भी टेक्निक्स पढ़ोगे सब में क्या यूज हो रहा होगा? CFAT। लेकिन ये एक इकलौता एक्सेप्शनल मेथड है जहां पर CFAT नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा? PAT। मैम हम तो भूल गए PAT और CFAT में फर्क क्या था, फिर से भूल गए? पहले आपको बताया तो था। कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। PAT और CFAT में क्या फर्क है? देखो, दोनों में अपन को टैक्स बेनिफिट चाहिए होता है तो हम डेप को माइनस करते हैं। सिंपल सी बात, क्योंकि टैक्स बेनिफिट चाहिए तो टैक्स से पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब बस फर्क इतना है कि जब हम CFAT एक्चुअल में कैश फ्लो निकालना चाहते हैं कि मेरे पास कैश कितना हुआ, तो डेप्रिसिएशन से बाहर, डेप्रिसिएशन की वजह से कैश तो बाहर जाता नहीं है, इसलिए एक बार हम डेप यहाँ पर माइनस कर देते हैं और फिर डेप को हम प्लस कर देते हैं ताकि हम कैश फ्लो निकाल सकें। लेकिन आपको याद होगा जब हम अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट करते हैं तो वहां पर हम डेप को माइनस तो करते हैं लेकिन डेप को एड बैक नहीं करते। लेकिन हम डेप को एड बैक नहीं करते। याद आ गया? इसी वजह से ये एक्सेप्शनल मेथड है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जहां हम PAT को यूज करते हैं। यहाँ पर हम डेप को माइनस तो करते हैं लेकिन डेप को प्लस एड बैक नहीं करते। समझ गए? बेसिकली ये पूरा का पूरा अकाउंट्स का ही कॉन्सेप्ट है और आपने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा। अब इसके फॉर्मूले, वैसे फॉर्मूला इसका एक ही है लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे स्टडी मैट में इसके 2 फॉर्मूले लिखे हैं, तो हमें भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हमें भी किसका लिखना पड़ेगा? दोनों फॉर्मूले से करके आना पड़ेगा, क्योंकि कभी इंस्टीट्यूट इससे करता है कभी इंस्टीट्यूट इससे करता है। अपन को तो भैया पूरे मार्क्स चाहिए आउट ऑफ आउट, तो हम क्या करेंगे? दोनों मेथड से कर आएंगे। ठीक है? मेथड क्या है? बहुत सिंपल मेथड है। एवरेज PAT अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एवरेज PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसका मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं कराऊंगी। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, स्टडी मेट का कर देना। मेरे भी सारे के सारे स्टडी मेट के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं मेरे ही चैनल पर, इसी चैनल पर। ठीक है? तो आप वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के कर लेना। पर आपको मैं यहाँ पे सिखा दूंगी किस तरीके से करना है। देखो, एवरेज PAT इसका मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सपोज आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे तो आपको पांचों के 5 साल का प्रॉफिट ऐड कर लेना है। ठीक है? पांचों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेना है, फिर डिवाइड कर देना है 5 से। 5 साल के प्रॉफिट का ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 5 से। तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका एवरेज PAT। तो एवरेज PAT समझ में आ गया कैसे निकालता है? मोस्टली केसेस में, मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है? 5 साल का ही दे रखा होता है। अगर 6 साल का हो तो 6 साल के प्रॉफिट ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने साल का भी प्रॉफिट दे रखा हो उनको प्लस करना है और उनको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है, आपका एवरेज PAT आ जाएगा। ठीक है? वैसे इसमें नीचे भी एवरेज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है? लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट ने नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिख दिया है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब ओपनिंग वाली इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से मैं कह रही थी आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस करके आने हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का भाई दिमाग की मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। ठीक है? कब किस बात पे मार्क्स काट लें, वो फेल करने की उसमें रहते हैं। तो अपन को तो भाई एग्जाम क्लियर करना है, पास होना है, तो हम लोग नंबर नहीं कटवा सकते, ना कटवाएंगे ना कटवाने देंगे। इसलिए हम पूरे के पूरा आउट ऑफ मार्क लेकर आएंगे दोनों तरीके के क्वेश्चन करके। ठीक है? एक क्वेश्चन में आप दोनों फॉर्मूले लगाना। पहले आप कैलकुलेट करना एवरेज PAT अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा करना आप एवरेज PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नहीं कराया लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एवरेज PAT आप कैसे निकाल सकते हो। 500 साल के पांचों जितने भी साल दे रखे हो उनको प्लस करके डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हो? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। हाँ, कंटिन्यूसली बोला है मैंने आज आधे घंटे, बिल्कुल एक भी शॉर्ट नहीं लिया मैंने। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा अच्छे समझ में आया होगा। पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमने दोनों के दोनों पूरे अच्छे से निपटा लिया है। हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक, सॉरी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, ये वाला। ठीक है? तो
तब तक के लिए इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर बिग वेल। इफ इट इज इंडिया डू सब्सक्राइब। मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट इस लेवल का आपको समझ में आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।